नमस्कार, मैं रवि चमड़िया हूँ। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा की न उम्र होती है, न कोई शहर देखती है, न कस्बा देखती है और न ही कोई स्थान देखती है। प्रतिभाएं गांव से भी निकलती है, प्रतिभाएं कस्बों से भी निकलती है, प्रतिभाएं शहर से निकल के एक नगर से महानगर तक भी जाती है। श्रीगंगा जिले की बात करें तो यहाँ अनेक प्रतिभाएं हुई है, अलग अलग फील्ड में, व्यापारिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। इन प्रतिभाओं ने एक मुकाम हासिल किया, शहर के अलावा राज्य में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर फेमस हुई। ऐसी ही एक प्रतिभा आज एसबीटी स्टूडियो में उपलब्ध है। ये मिनी जिंदल के नाम से जाने जाते हैं। इनको सोनू जिंदल भी प्यार से कहा जाता है। मिनी जिंदल साधुशेर कस्बे से आए और श्रीगंगानगर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया इन्होंने। बेकरी के क्षेत्र में, मिठाई के क्षेत्र में और अनाज के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में और फर्नीचर के क्षेत्र में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आज इनका नाम है सोनू जी। आपका स्वागत है एसबीटी स्टूडियो में। सोनू जी, आप अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए संक्षेप में, ताकि लोगों को कुछ प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। सादुलशेर से कब आप आए और कैसे ये शुरुआत करी और आज अपनी जो मुकाम हासिल किया है उसको भी चर्चा करेंगे। एक संक्षेप में हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमें यहाँ आने का मौका दिया और बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादुलशेर में, हम बचपन में सादुलशेर से में रहते थे। वहाँ पर हमारी एक जनरल स्टोर की शॉप थी, जो कि मेरे पापा और दादाजी बैठते थे। तो दादाजी पहले ही जब हम छोटे थे, 3rd क्लास में पढ़ता था, जब दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो पापा ही उस शॉप पे बैठते थे। तो पापा जब भी बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे और जाते थे, तो मैं फिर उस समय पे शॉप पे बैठता था, छोटी उम्र में। तब उस समय से ही मेरे को व्यापार में, दुकानदारी में इंटरेस्ट हो गया। तो बस तब से ही वहां से ही अपना सब शुरू हुआ है। धीरे धीरे 10th क्लास 11th 12th तक मैं शॉप पे बैठते बैठते मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट हुआ। मैं कस्टमर से खुद बात करता था, खुद अटेंड करता था कस्टमर को। बस वहीं से ही थोड़ी ललक लगी व्यापार की, वहीं से शुरू किया। एक जनरल स्टोर से आज आप गंगानगर में स्थापित है, तो गंगानगर साधुशेर से आके आपने क्या शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत की? सबसे पहले श्री गंगानगर में मैंने दाल मंडी में, मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ एक शॉप की थी दाल मंडी में, जिसमें अनाज का व्यवसाय करते थे, आर्ट का काम करते थे। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर यहाँ पर हमारे रिलेटिव हैं विपिन अग्रवाल जी, उनके साथ मिलके उनके सानिध्य में मैंने अपना व्यापार शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे बस दोस्तों के सबके प्रेम सहयोग से मनन फर्नीचर के नाम से, बाला बाला के नाम से व्यापार किए और सब लोगों ने प्रेम और साथ दिया, तो सफलता मिली। कॉलोनी भी आपने काटी हुई है ऐसे? हाँ जी, मनन विहार के नाम से कॉलोनी है अपनी, एक रंगोली गार्डन के नाम से 2 कॉलोनियां काटी हैं। दोनों ही पूर्णतः पूरी विकसित हो चुकी और बहुत अच्छे लोग उसमें रह रहे हैं, घर बहुत अच्छे बन चुके हैं, उसमें कोठियां बन रही हैं। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सोनू जी? मतलब आप एक बचपन से संस्थान में बैठते थे और एक आपके खून में एक तरह की वो व्यावसायिकता आ गई, कहाँ से शुरुआत हुई? गंगानगर में आपने आर्ट की दुकान खोल ली, तो एक प्रेरणा स्रोत कौन था आपका जो आपको हौसला देता था ठीक है ये करो, आगे से आगे बढ़ते जाओ? समय समय पे सबसे पहले तो मेरे फादर, मेरे पापा है, जो उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया और हमेशा मेरी सपोर्ट की, चाहे मैंने कोई भी काम किया हो। उसके अलावा हमारे जैन गोटा स्टोर वाले श्री रामलाल जैन बाबू जी हैं हमारे, उन्होंने मेरी हर समय पे भरपूर सपोर्ट की और एक विपिन अग्रवाल जी ने सपोर्ट की। तो उनके साथ उनके
उनके विश्वास, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मैं मेरे काम को करता गया लगन से, तो सब कुछ ये होता चला है। आपने एक नाम लिया बाला गोवाला। बाला गोवाला, मुझे ध्यान है कि एक आपका ब्रांड है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाला गोवाला क्या चीज है और कहाँ स्थित है? बाला गोवाला शिव सर्कल चौक के ऊपर अपना बाला गोवाला है। उसके अंदर अपने स्वीट का रेस्टोरेंट, स्वीट्स और बेकरी और किटी पार्टी हॉल, ये सभी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये अपने इसको फूड चेन बनाने के लिए, इसके और आउटलेट खोलने के लिए अलग अलग सिटी में उस तरीके से हमने इसको स्टार्टअप किया है। अभी हमारे को 1-1.5 साल हुआ है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है और धीरे धीरे हम उसमें और अच्छी, जो भी अच्छा कर सक रहे हैं वो कर सकने का प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे और इसके एक बार इसको पूरा अच्छे से स्टैंड करके, ताकि लोगों के दिल में बस के, उसके बाद में हम इसके और आउटलेट भी खोलेंगे। तो लोगों को क्वालिटी पसंद आ रही है, रेट पसंद आ रहे हैं? हाँ, रेट वाइज क्या है उसमें? देखो बिल्कुल हमने जो प्राइस है वो क्वालिटी को बेस्ट रखते हुए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी को देते हुए मिनिमम प्राइस रखने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे कम प्राइस में और बढ़िया क्वालिटी देने का प्रयास किया है। और गंगानगर के लोगों को जो लोग हमारे अपने बाला गोवाला पे आते हैं उनको खूब पसंद आता है। धीरे धीरे हम लोगों से जुड़ रहे हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बाला गोवाला की आपने बात बताई, मिठाई का काम, बेकरी का काम और ये जो भी आपने कर रखा है, बहुत मेहनत वाला और हार्डवर्क वाला काम है और इसमें वेस्टेज भी बहुत होती है। अगर मान लो मेरा काम होते हैं तो ये सब मैनेज आपका सही चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मैनेज चल रहा है और बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब स्टाफ है, मैनेजमेंट का काम है, सब मैनेजमेंट ओके चल रही है। सुनील जी, आपने बात करी रंगोली गार्डन की, मनन विहार की, उसमें कितने भूखंड काटे आपने, क्या बिक चुके हैं, क्या स्थिति है वहाँ? मनन, सबसे पहले मनन विहार कॉलोनी काटी थी, उसमें 89 भूखंड थे और सबके सब सेल हो गए थे हमारे उसी टाइम पे। और उनमें 89 में से करीबन 62-3 में तो लोग विला बना के रह रहे हैं, कोठियां बना के रह रहे हैं। और जो बाकी भी भूखंड है वो भी लोगों के परचेज किए हुए हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बना रहे हैं और अच्छी से अच्छी कोठियां, उसमें सुंदर पार्क है मनन विहार में, खुली रोडें हैं और एकदम शहर के बीच में स्थित है वो। तो और उसमें क्या है कि जब हमने प्राइस पे जिस पे घटा था, सभी लोगों के रेट भी अप हो गए और उन सबको लोगों को बेनिफिट भी हुआ जिन्होंने प्लॉट्स लिए थे। ऐसे ही रंगोली गार्डन है, वो बिल्कुल हनुमानगढ़ रोड पे रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के सामने रंगोली गार्डन के नाम से है। उसके अंदर पूरा शानदार पार्क बना हुआ है, जो कि बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, 300 बाई 300 का, और चारों तरफ 40 बाई 40 की रोड है पार्क की। और बहुत अच्छी कोठियां बन रही है उसमें करीबन 68 प्लॉट है और उसमें से 34 प्लॉट के करीब बन चुके हैं और एकदम पैक और बंद कॉलोनी है। एक ही गेट है उसका, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह लोग रह रहे हैं, वो पूरा आनंद भी ले रहे हैं उसका। मुझे जानना है सर कि आपने रंगोली गार्डन में एक बहुत बड़ा जगह कराया था और वो काफी, मैं भी आया था उसमें, आपने इन्वाइट किया था मुझे, काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोग भी वहाँ एंट्री हुई, लोगों ने जगह का आनंद उठाया। तो वो उसके बारे में क्या प्लान था आपका, कैसे इतना बड़ा आयोजन आपने करा? बस ये तो बालाजी की और श्याम बाबा की कृपा हुई, तो उनका आया मैसेज कि हमारे को ये करने का मौका मिला और सभी लोगों ने, सभी संस्थानों ने इसमें सहयोग किया। साधु शहर शाम कीर्तन मंडल, खाटू धाम जी शाम कीर्तन मंडल और अपने अन्नपूर्णा रसोई घर श्रावकी जी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर पूरा सहयोग किया और इस प्रोग्राम को और बड़ा बनाने का प्रयास और बड़ा कर पाए और बहुत अच्छा जागरण करते हैं। तो आपका ये तो एक रियल एस्टेट की बात हो गई। अब अनाज के क्षेत्र में क्या आप समझते हैं कि किसानों को भाव मिल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, या कुछ आपको क्या लगता है किसानों के लिए और क्या किया जाना चाहिए? क्या आपको समझ आती है किसानों को मंडी में या कोई? हाँ, किसानों के लिए जो अनाज है, अनाज के भाव थोड़े, जो प्राइस है जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, जो भी प्राइस निर्धारित करती है गवर्नमेंट परचेज करने के लिए, उसको गवर्नमेंट को पूरा अनाज खुद को परचेज करना चाहिए, ताकि जो किसान है उनको पूरे पैसे मिल सके अपने अनाज के। क्योंकि जो
वर्थ बन रही है, जमींदार की लैंड की जो वर्थ है या जो उसके एक्सपेंस है, वो फसलों के रेट कम होने से उसके पैसे पूरे नहीं हो पाते, जमींदार के घर के खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं। तो फसलों के रेट भी बढ़ाने चाहिए, एमएसपी मूल्य भी बढ़ाना चाहिए, और उसको गवर्नमेंट को पूरा परचेज भी करना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र में किसानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। सुनो जी, आपने जो कॉलोनियां काटी है, जो बसावट करी है, आमतौर पे ये देखने में आता है कि जो बड़े लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता है, वही जाके बसावट करते हैं। क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, छोटे लोगों के लिए कोई ऐसी प्लान है आपका कि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके, वो खरीद सके अपना घर, सपना पूरा कर सके? बिल्कुल। एक तो अभी मैंने हाईवे टाउन के नाम से कॉलोनी काटी है, उसके अंदर 20-40 के प्लाट है, 20 लाख के। वैसे ही मेरा एक प्लान है नेक्स्ट में, अभी दीपावली से जस्ट पहले एक कॉलोनी आने का, और उसका नेम भी मनन विहार 2 होगा। उसके अंदर हम 20x40 साइज के प्लॉट्स लाएंगे, जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे हम बने बनाए घर मिनिमम प्राइस पे देने का हमारा मन है। और उसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडी भी 2,67,000 रुपए की उन लोगों को मिलेगी, जिससे कि उनको खुद का घर और बहुत सबसे कम प्राइस में शहर के बीच में अपने देंगे उनको। चलिए, आपके पाइपलाइन में है। सुनो जी, एक चीज देखने में आती है कि जो भूखंड खरीदता है ग्राहक से, उसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है, या तो पट्टे को लेके होता है, या पट्टा मिलता नहीं है, या उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे ग्राहकों को जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं? आपके माइंड में क्या है कि क्या चीज क्लियर कर लेनी चाहिए जब भूखंड खरीद रहा हो, उससे पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखो, आपको एक अच्छे डेवलपर का संभाल लेना चाहिए। बाकी आजकल जो भी कोई कॉलोनी काटता है, उसके अंदर रेरा अप्रूवल होना आवश्यक है, और उसके नक्शे को देख के करना चाहिए। और फर्स्ट पार्टी पट्टा, जब भी आप किसी कॉलोनाइजर से प्लॉट्स लेते हैं, तो उस प्लॉट्स पे आप पूरा रूल वाइज उसका पट्टा अपने नाम बनवाइए। फिर उस पट्टे का लेकर उसका नक्शा पूरा पास कराकर उसके बाद में आप भवन निर्माण की स्वीकृति लेकर उसको बनाए, ताकि जिससे आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो लोन लेने में दिक्कत आएगी और ना ही कोई श्रम विभाग के नोटिस आएंगे। आजकल शहर में जिन लोगों ने पुरानी कंस्ट्रक्शन की थी, निर्माण स्वीकृति मिली थी, उनको श्रम विभाग के नोटिस आते हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए भी कहना चाहूंगा कि श्रम विभाग को भी इस पे कम से कम पैसों में जैसे भी करके वो लोगों को, जनता को छूट देनी चाहिए, ताकि वो हर आदमी उसको अफोर्ड करके और उसको मिनिमम पैसे गवर्नमेंट को भराने में सक्षम हो सके। ऐसी और क्या चीजें हैं जिससे लोगों को आप ये कहेंगे कि जैसे मान लो आप बात करें, आपके बालागवाला की बात करते हैं, बालागवाला में आपने बताया ग्राहक जो भी कंप्लेंट करते हैं उसकी सुनवाई करते हैं, उसको सुधार करते हैं। तो ऐसा कोई प्लान है आपका और फ्यूचर में जिससे लोगों को फायदा मिल सके, खान पान में या सुविधाओं में? कोई प्लान है आपका? जैसे कि मैं बालागवाला की बात करूं, तो मेरा तो क्वालिटी को लेके उसका क्वालिटी अच्छी हो, और स्वास्थ्य को लेकर भी उनका स्वास्थ्य को कोई भी दिक्कत ना आए, तो उसके बाबत मैंने तो इस रेस्टोरेंट को खोला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस रेस्टोरेंट में, चाहे हम इस रेस्टोरेंट में इनकम ना करें, तो जो भी फूड सेल करें इसमें, वो बिल्कुल सफाई के साथ और शुद्धता के साथ उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आज बालागवाला में छोले भटूरे प्योर देसी घी के छोले भटूरे हैं। हम उस जो देसी घी से छोला भटूरा निकालते हैं, उसमें से 20-25 प्लेट्स भटूरे निकालने के बाद में उस देसी घी को चेंज कर देते हैं और नया डालते हैं, और उसके अलावा उस घी को दोबारा यूज नहीं करते, जिससे हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी करके जो अच्छी चीजें हैं, हमने भी लोगों से जाना सीखा भी कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर अपनी आयुर्वेद दे, तो वैसा देने का प्रयास कर रहे हैं। और मेन पर्पस ही यही है कि पूरी शुद्धता के साथ और प्योर भोजन दे। बिल्कुल सही है। तो ये तो हुई आपके बालागवाला की बात। अब और क्या प्लान है आपका? किसी और फील्ड में उतरने का प्लान है कि जैसे आपने अलग अलग फील्ड में किस्मत आजमाई और आप काफी हद तक सफल भी हुए उसमें, तो आज के युवा जो है, जब रोजगार की तलाश में फिरता है, कईयों के पास फाइनेंस की सुविधा नहीं होती, कईयों के पास मार्गदर्शन नहीं होता, तो ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिससे आप और उपलब्ध कराना चाहते हैं? पाइपलाइन में आपके माइंड में कोई ऐसा विचार हो
जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपना कारोबार करे या जॉब करे या ऐसे फील्ड में जाए जिससे उनको रोजगार भी मिले और इज्जत मान सम्मान मिले? कोई आपके माइंड में ऐसा रहता है कभी? सबसे पहले तो मैं जो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे अब जैसा भी हो सके अपना बिजनेस करें, और उसमें बिजनेस में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी ईमानदारी, एक आपकी ड्यूटी, आप उस जो बिजनेस करें उसमें पूर्णतः ड्यूटी दें, और एक उस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ करें। और एक तीसरी बात है सबसे बढ़िया कि आपके पास चाहे कोई ग्राहक आता है उसको आप प्रेम से बात करें, प्रेम से ग्राहक को अटेंड करें, पारिवारिक सदस्य की तरह का कस्टमर को अटेंड करें। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो आपका कोई भी बिजनेस है उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, वो बिल्कुल पास होगा और अच्छे से अच्छा चलेगा। बिल्कुल सही है सोनू जी, आपने बिल्कुल सही बताया। मैं आपको सोनू जी आपके नाम से परिचित है और प्रचलित नाम आपका यही है इसलिए संबोधित कर रहा हूँ, वैसे नाम आपका विनीत जिंदल है। तो सोनू जी आप आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप भी चाहते हैं किसी ऐसी शख्स से मिलना तो हमें अपने सुझाव दीजिए, और फिर हम हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत को लेकर के और किसी हस्ती को लेकर के। तब तक के लिए